वइय्याक नस्तईन। बुनेर के पाकिस्तानियों, मैं आज इस शानदार इस्तकबाल का दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी अभी 2 बजे दोपहर के, गर्मी में जिस तरह आपका जुनून इस गर्मी में मैं देख रहा हूं, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, फिर से। अच्छा, माशाअल्लाह, बुनेर में जो मैं इस्तकबाल देख रहा हूं परवेज खटक का, 4 साल की हुकूमत के बाद, तो परवेज खटक, मैं आज आपको खैराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने लोगों के लिए कुछ किया होगा, तो आज आपके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं। आपको मुबारक हो। अच्छा, अब नौजवानों, मैं सिर्फ 5 मिनट पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि 2002 में मुझे मियांवाली के लोगों ने जिता के 1 सीट जीती थी मैंने 2002 में, और मियांवाली के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ये एक नए पाकिस्तान की ख्वाब पाकिस्तान में लेके जाऊं। और फिर 2013 में मैं पख्तूनख्वा के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, पख्तूनख्वा के लोगों ने मुझे मौका दिया कि जो ये तब्दीली का इनकलाब है, ये हम पख्तूनख्वा से शुरू करें, और इंशाअल्लाह 2018 में ये सारे पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। इसका मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बुनेर में तो तब हमें इतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मुझे आपको देख के लग रहा है कि इंशाअल्लाह 2018 बुनेर तहरीक इंसाफ का होगा। अच्छा, मैं आपको, नौजवानों, आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि एक कौम, अजीम कौम कैसे बनती है? एक कौम कैसे अजीम कौम बनती है? मुसलमान हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पे चलता है। जैसे उन्होंने मदीना की रियासत को एक मिसाल बनाया, और उधर से मुसलमानों का दुनिया में अरूज शुरू हुआ। थोड़े से अरब थे, एक तरफ 2 बड़ी बड़ी कुव्वतें थी, एक तरफ रोमन एम्पायर, एक तरफ पर्शियन एम्पायर। तो दुनिया के अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कौम का किरदार उठाया, लोगों को हक और सच पे खड़ा किया, अदल और इंसाफ का निजाम बनाया, और अपने किरदार से कौम का किरदार ऊपर उठा दिया। ये कभी ना भूलें कि जो मुसलमान 700 साल तक दुनिया की अजीम पावर बने, उसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत पे रखी। कोई उन्होंने पैसा बाहर से नहीं लेके आया, उन्होंने कोई जदीद हथियार नहीं ढूंढे,
उन्होंने इंसानों के किरदार को उठाया। तो नौजवानों, ये याद रखना, कौम तब उठती है जब एक कौम अपना किरदार ठीक करती है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने कभी किसी कौम की हालत नहीं बदली जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। जब एक कौम अपने आप को तब्दील करती है, जिस कौम के लीडर सादिक और अमीन होते हैं, इंसाफ करने वाले, सच बोलने वाले, वो कौम फिर एक अजीम कौम बनती है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी पाकिस्तान की असेंबली ने एक कानून पास किया है। ये सुने जरा कि हमारी असेंबली ने कानून पास किया है कि एक आदमी जो चोरी करे, एक आदमी जो झूठ बोले अदालत के सामने, असेंबली के सामने, एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाली कागज दे, जो चोरी करके इस कौम का पैसा मुल्क से बाहर लेके जाए, वो एक पार्टी का सरबराह बन सकता है। बुरेर के लोगों, सोचो इसको कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, जिसका लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजी में तकरीर करता था, लोगों को समझ भी नहीं आती थी क्या कह रहा है, लेकिन कौम कहती थी जो भी कह रहा है सच बोल रहा है। कहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कहां एक इलामा इकबाल की ख्वाब कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बनेगा जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगा कि हकीकी तौर पे इस्लाम क्या होता है, क्या अदल और इंसाफ का निजाम, एक अजीम किरदार के लोग, हमने मिसाल बनना था। और कहां एक नवाज शरीफ जो इस मुल्क के ऊपर सिर्फ उसने ये जुल्म नहीं किया कि इस मुल्क से चोरी करके बाहर लेके गया, सिर्फ ये जुल्म नहीं किया कि उसने इस मुल्क के इदारे तबाह किए, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म यह किया कि कौम की इखलाकियात को तबाह किया, इखलाकी कदरें खत्म की और इस तरह का कानून बना दिया कि एक असेंबली ने, एक जमहूरी असेंबली कानून पास करती है कि एक मुजरिम, एक झूठा आदमी, एक चोर, एक डाकू, एक पार्टी का सरबराह। तो बुनेर के लोगों, आप सब तैयार हो जाओ। आपको इंशाल्लाह मेरे साथ, मुझे लगता है फिर सड़कों पे निकलना पड़ेगा कि ये एक आदमी, एक खानदान अपनी चोरी, अपनी करप्शन को बचाने के लिए हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है, हमारी कौम को तबाह कर रहा है, हमारे इदारे तबाह कर रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर रहा है, जैसे कि पहले इसने डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को, अगर ये उसके फैसले को नहीं मानता और इसके वजीर नहीं मानते, और जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी, वो ये कहता है कि एक नाहल प्राइम मिनिस्टर जो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया, वो कहता है कि ये अभी भी मेरा वजीर आजम है। शर्म करो शाहिद खाकान अब्बासी,
शर्म करो। मुझे यह बताओ कि आप जिन लोगों ने हाथ उठा के इसके लिए पहले कानून पास किया नवाज शरीफ के लिए, और फिर वो कन्वेंशन सेंटर में हाथ उठा के अपने पार्टी का सरबराह बनाया, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, जब आप घर जाएंगे और आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे? कहेंगे बेटा चोरी करना बुरी चीज नहीं है। कहेंगे बेटी कौम का पैसा लूट के बाहर ले जाना कोई बुरी बात नहीं है। कहेंगे जनाब बच्चों मुल्क में चोरी होती है, जिस तरह वो हमजा शहबाज ने कहा, स्कूल में गया और स्कूल के बच्चों को कहता बच्चों मुल्क में करप्शन होती है, कोई फिक्र ना करो करप्शन होती है। बुनेर के लोगों याद रखो, कभी कौम में अगर हमला होता है, शिकस्त दुश्मन देता है, अगर कौम पे बमबारी होती है, ये याद रखना कौम में कभी बमबारी से और शिकस्त हो जाए, अगर जंग में भी कौम तबाह नहीं होती। कौम तब तबाह होती है आप जब इखलाकी तौर पे कौम को तबाह करते हैं। बैठ जाओ। तो मैं नौजवानों, बुनेर के जुनूनी टाइगरों, अब आपने मेरी बात सुननी है कि हमने पाकिस्तान ठीक कैसे करना है। सबसे पहले एक चीज फैसला कर लो सारे, आगे से हमने जुल्म का मुकाबला करना है। हमने किसी करप्ट आदमी को इस मुल्क में इक्तदार में आने नहीं देना। हमने किसी को अपने इदारों को तबाह करने नहीं देना। और हमने सबसे बड़ी बात नौजवानों ये याद रखना कि ये जो करने जा रहा है नवाज शरीफ, अपनी चोरी बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए, ये पाकिस्तान की फौज को बदनाम कर रहा है दुनिया में, और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को बदनाम इसलिए कर रहा है कि अगर नैब के अंदर, अदालत के अंदर इसको सजा हो जाती है मनी लॉन्ड्रिंग में। नौजवानों, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? लॉन्ड्रिंग ये होती है कि पहले एक आदमी पैसा चोरी करता है, कौम का पैसा चोरी करता है। चोरी सुनो, आपके घर चोरी होती है, आपके घर को नुकसान होता है। करप्शन का मतलब कौम का पैसा चोरी होता है, वो पैसा जो आपकी तालीम पे लगता है, आपके अस्पतालों पे लगता है। अभी जो इतना बड़ा स्पासनामा पड़ा है कि हमें सड़कें चाहिए, हमें डिग्री कॉलेज चाहिए, जो सारी चीजें, पानी चाहिए, ये सारा जो कौम का पैसा आपके पानी के लिए, स्कूल के लिए, सड़कों के लिए, कॉलेजेस के लिए, ये सारा पैसा करप्शन से चोरी होके बाहर चला जाता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। पहले करप्शन यानी कि कौम का पैसा चोरी, और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब वो पैसा चोरी होके मुल्क से बाहर जाता है, दुगना नुकसान होता है। पहले आपका पैसा चोरी, उसका नुकसान जो आपके सड़कों पे लगना, स्कूलों पे, अस्पतालों पे। फिर जब वो बाहर जाता है मुल्क से, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, उससे क्या होता है?
डॉलरों की कमी हो जाती है, क्योंकि डॉलर लेके बाहर भेजते हैं। जब डॉलर की कमी होती है तो हमें आईएमएफ से कर्जा लेना पड़ता है। जब कर्जा लिया जाता है तो कर्जे की कीमत कौन अदा करता है? कौन अदा करता है? जब कर्जों की किस्तें देनी होती हैं, अवाम के ऊपर टैक्स लगते हैं। टैक्स कैसे लगते हैं? हर चीज जो आप खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो महंगी हो जाती है। आज पाकिस्तान में बिजली और गैस सारे बर्रे सगीर से ज्यादा महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगते हैं। क्यों टैक्स लगते हैं? कि उन्होंने कर्जों की किस्तें अदा करनी है, टैक्स लगते हैं, महंगाई होती है, अवाम गरीब हो जाती है। अवाम गरीब हो जाती है। जो हमारे इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती है, उनकी एक्सपोर्ट्स टैक्स लगा के महंगी हो जाती हैं। वो ना हिंदुस्तान ना बांग्लादेश से मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी आती हैं, मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं और फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू होती हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो जो इन चोरों की, इन डाकुओं की, इनके डाकों की जो कीमत अवाम गुर्बत से अदा करती है, कौम गरीब हो जाती है। इन दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ इस कौम के दो सबसे बड़े डाकू। इनके आने से पहले डीजल दोनों में फिट हो जाता है, दोनों के साथ चल पड़ता है। डीजल का मैं आपको बताऊं, सुनो, डीजल का ये है कि हम जब क्रिकेट में बैटिंग करते थे ना, तो उसके ये कहते हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलता है, इधर भी और उधर भी। मौलाना फजल रहमान की सबसे बड़ी बात यह कि वो नाम तो सियासत इस्लाम के नाम पे करता है, पॉलिटिक्स इस्लाम के नाम पे करता है, और अपने जमीर की कीमत सिर्फ एक डीजल के परमिट पे लगा देता है। कहां आपको पता है सबसे बड़ा शिर्क क्या है? शिर्क क्या है? बुत परस्ती। शिर्क, बुत परस्ती तो शिर्क है, लेकिन बुत जो मूर्तियां होती हैं उससे बड़ा एक और बुत होता है। जो इंसान अपने जमीर का सौदा करता है, अपने जमीर को पैसे के लिए बेचता है, इसका मतलब वो पैसे के बुत की पूजा करता है। जो खौफ से अपने जमीर को बेचता है, वो खौफ के बुत की पूजा करता है। नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजादी देता है, एक अजीम इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। याद रखना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक अजीम फलसफा है, छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। तो जब जो भी अपने जमीर का सौदा करता है वो शिर्क करता है। इसलिए जब मौलाना, और मैं इसको मौलाना नहीं कहना चाहता, फजलुर रहमान, फिर से नौजवानों, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ 2008 में जब नहीं आए थे तो पाकिस्तानियों के ऊपर कितना कर्जा था? हर पाकिस्तानी पे कितना कर्जा था? 35,000 रुपया। इनके 9 साल के बाद हर पाकिस्तानी पे कितना कर्जा है? 1,20,000 रुपया। अब सोचें कि ये जो कर्जा हम पे चढ़ा है, ये पैसा किधर गया? क्या हुआ इस पैसे से? ये पैसा पाकिस्तान की अवाम पे नहीं लगा। ये जो तारीखी कर्जा लिया गया, ये इनकी जेबों में गया।
नवाज शरीफ भी अरबोपति, शहबाज शरीफ भी अरबोपति, उनके बच्चे भी अरबोपति, शहबाज शरीफ के बच्चे अरबोपति, नवाज शरीफ के बच्चे अरबोपति। उसको इसहाक डार वो भी अरबोपति, उसका बाप साइकिलों की दुकान चलाता था, आज अरबोपति है, उसके बच्चे भी अरबोपति। साइकिलों की दुकान चलाना कोई बुरी चीज नहीं, मेहनत का इंसान वो है जो अल्लाह के करीब है, जिसकी मैं इज्जत करता हूं। लेकिन जो अवाम का पैसा लूटता है वो मेरा भी और वो पाकिस्तानियों आपका भी दुश्मन है। वो जब आपका पैसा लूटता है तो वो इस कौम के बच्चों को उनका खाना पीना लूटता है। आपको पता है 45% पाकिस्तान के बच्चे, उनको एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। मतलब कि क्योंकि उनको हम खुराक पूरी नहीं देते, ना उनका जहन पूरी तरह बनता है और ना वो कद पे पूरी तरह पहुंचते। 45% पाकिस्तान के बच्चे। अब ये सोचे कि कितना बड़ा जुल्म है कि हम अपनी आधी आबादी, आधे बच्चे इस मुल्क में, उनको हम मौका ही नहीं दे रहे कि वो आगे बढ़ सके, सिर्फ इसलिए कि जो खाना इस माशरे ने उन बच्चों को देना था वो ये थोड़े से लोग वो पैसा चोरी करके बाहर ले गए हैं। जब पैसा बाहर जाता है दुगना नुकसान होता है। एक तो डॉलर की कमी हो जाती है, कर्जे लेने पड़ते हैं। दूसरा, जो पैसा आवाम यहां खर्च होना चाहिए वो बाहर खर्च होता है। 1000 अरब रुपया पाकिस्तान का बाहर जाता है हर साल मनी लॉन्ड्रिंग में। 1000 अरब रुपया। वो 1000 अरब रुपया अगर पाकिस्तान में खर्च हो जाए तो यहां नौजवानों आपको नौकरियां मिलेंगी, यहां काम होगा, यहां फैक्ट्रियां बनेंगी, यहां सड़कें बनेंगी, यहां स्कूल बनेंगे। वो आपका पैसा जब बाहर चला जाता है तो बाहर के लोगों को फायदा होता है। वो क्यों बाहर लेके जाते हैं? वो इसलिए बाहर लेके जाते हैं कि जब पैसा इतना चोरी करें, अगर वो पाकिस्तान में रखेंगे वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उनको मुल्क से बाहर ले जाना पड़ता है। और नवाज शरीफ, मुझे क्यों निकाला? क्यों निकाला इसको? नवाज शरीफ आज पाकिस्तान की अदलिया पे, पाकिस्तान की फौज पे ये जो हमले कर रहे हैं और ये और इसके वजीर, इसका सिर्फ एक मकसद है कि मनी लॉन्ड्रिंग से की सजा से बच जाए। क्योंकि अगर नवाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की सजा हो गई पाकिस्तान में तो इसका सारा पैसा, बैंक अकाउंट, महलात सब फ्रीज हो जाएंगे, वो बेचे जाएंगे और वो पैसा पाकिस्तान आएगा। इसलिए ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह ये बच जाए। इसलिए ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह फौज अंदर घुसाए, क्योंकि ये अपने आप को बचाने की, मुल्क को तबाह कर देगा, अपने पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए बुनेर के नौजवानों तैयार हो जाओ। अगर इसने ये किया, हम इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर होंगे। ये कामयाब नहीं होने देंगे इसको कि हमारे मुल्क का निजाम खत्म करे। जो नया पाकिस्तान है वो क्या है, मैं आज आपको मुख्तसरन बता देता हूं कि जो नया पाकिस्तान वो कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज, नए पाकिस्तान में मेरिट होगी। इंसाफ के दो तरफ होती हैं। एक इंसाफ का मतलब अदालती इंसाफ, दूसरी इंसाफ का मतलब मेरिट। हर इंसान को उसका हक मिले, जो मेहनत करे वो ऊपर जाए, सिफारिशी सिस्टम खत्म हो जाए। मेरिट
जब तक माशरे में नहीं आएगी कोई माशरा तरक्की नहीं करता। सीधी बात है। 2 क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम में मेरिट पे सिलेक्शन है, दूसरी में सिफारिशी है। कौन जीतेगी? ये सोचें कि वर्ल्ड कप हम टीम इमरान खान टीम लेके गया, अपने दोस्तों की और सिफारिशियों की टीम ले जाता, वर्ल्ड कप ना जीतता। आप मुल्क तब जीता है जब मुल्क में उसके बेहतरीन लोग, मेहनतकश लोग, टैलेंटेड लोग ऊपर आ जाते हैं, वो मुल्क आगे निकल जाता है। जमहूरियत ने बादशाह को क्यों शिकस्त दी? क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट थी। जितनी अच्छी जमहूरियत उतनी मेरिट। बादशाह में खून के ऊपर बादशाह बन गया, उसका बच्चा आ गया, उसके बच्चे आ गए, मेरिट नहीं थी। बादशाह पीछे रह गई, जमहूरियत आगे निकल गई। जिस तरह इलामा इकबाल कहते थे कि मुसलमान दुनिया सिर्फ इसलिए पीछे रह गई कि मगरब और यूरोप में जमहूरियत आ गई, मेरिट आ गई, और मुसलमान दुनिया के अंदर बादशाह आ गए और तबाही हो गई। जमहूरियत ने बादशाह को हरा दिया। अब आप अपने देख लें, पार्टीज देखें, उधर से शुरू करें। पीपल्स पार्टी में जुल्फिकार अली भुट्टो बड़ा लीडर था, बेनजीर ने जद्दोजहद की लीडर थी। लेकिन आसिफ जरदारी कैसे लीडर बन गया? बिलावल भुट्टो कैसे लीडर बन गया? ये सोचे ना कि आसिफ जरदारी कहता जी ये कागज के टुकड़े ने, बेनजीर ने कहा मैं लीडर हूं और मैं और मेरा बेटा। तो ये कौन सी जमहूरियत है? मुझे यह बताएं कि अगर मेरिट हो तो क्या बिलावल भुट्टो का और मुराद सईद का कोई मुकाबला है? बताएं ना, कोई मुकाबला है? मुराद सईद मेरिट के ऊपर आया है। इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। बिलावल भुट्टो, उसने, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 किलोमीटर पाकिस्तान के किसी हिस्से में चल के नहीं गया, लीडर बन गया। उर्दू बोलता है अंग्रेजी लहजे में कि अगर पीपल्स पार्टी में मेरिट होती तो इत्तेजाज आसन और बिलावल भुट्टो में क्या मुकाबला है? एक इतना बड़ा पुराना पॉलिटिशियन, पढ़ा लिखा, तजर्बा उसका। तो कभी भी याद रखें, पार्टीज, इदारे, क्रिकेट टीम, मुल्क, जब तक आपके मुल्क में मेरिट नहीं होती मुल्क ऊपर नहीं जाता। अब मुझे यह बताएं कि मरियम नवाज की क्या मेरिट है? क्या वजह है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गई? वो हमजा शरीफ, वो छुटकू हमजा शरीफ, उसकी क्या मेरिट है? वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया वहां पंजाब का। क्या इन दोनों का, पुराने सियासतदान चौधरी निसार, इनका कोई मुकाबला है? नहीं मुकाबला। इसलिए ये जमातें इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ से 2018 के इलेक्शन में दोनों जमातें शिकस्त खाएंगी। दूसरी चीज, मैं सिर्फ 3 चीजें आपको बता रहा हूं जो इस मुल्क को नया पाकिस्तान बनाएंगी। दूसरी चीज, और मेरिट का मतलब पख्तूनख्वा में हमने एनटीएस सिस्टम के ऊपर पुलिस की भर्तियां की और हम कोशिश करें सारी भर्तियां टीचर्स की, सबकी एनटीएस सिस्टम में हो। मैं परवेज खट्टक को अभी कहूंगा कि कहीं भी रह गया उधर भी हमें एनटीएस सिस्टम लाना चाहिए। और अगली बारी क्लास 4 के भी जो नौकर हैं उनके लिए भी एक निजाम निकालें कि वो भी मेरिट के ऊपर उनकी अपॉइंटमेंट हो। दूसरी चीज जो वो है कि हमने सारी पॉलिसीज बनानी है पाकिस्तान में गुर्बत कम करने के लिए। चाइना ने, नौजवानों ये सुनो जरा, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में, कि पिछले 30 साल में चाइना ने कितने लोगों को गुर्बत से निकाला है? बताओ नौजवानों, किसी को पता है?
कभी दुनिया की तारीख में यह नहीं हुआ कि एक कौम ने 30 सालों में 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल के बाहर निकाल दिया, ऊपर ले गए 60 करोड़ लोगों को। हमारा चैलेंज ये है, इंशाल्लाह अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की आएगी। हमने अपने अगले 4 सालों में 5 में नहीं, 10 करोड़ पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालना है। बड़े फख्र से कहता हूं और फिर से परवेज खट्टर को मुबारक देता हूं कि इन 4 सालों के अंदर पख्तूनख्वा के अंदर गुर्बत आधी हो गई है, आधी हो गई है। पंजाब में, पंजाब से 5 गुना ज्यादा हमने गुर्बत कम की पिछले 4 सालों में। इमरान खान नहीं कह रहा, ये फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये फेडरल गवर्नमेंट की सर्वे के मुताबिक कि आधी कर दी है गुर्बत 4 सालों में। क्यों, कैसे हुई? छोटी छोटी चीजें की। पहले तो सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी थी, लोगों ने 1.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में ले आए। उसके बाद हेल्थ कार्ड निकाला, 60% पख्तूनख्वा के खानदानों को हेल्थ कार्ड दिया। हेल्थ कार्ड का मतलब एक खानदान को 5.5 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिली, किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज करवा सकता है। 5.5 लाख। एक गरीब आदमी के घर में बीमारी होती है, पहले ही उसके पास पैसा नहीं होता, तो एक बीमारी की वजह से उनका सारा बजट तबाह हो जाता है। लिहाजा ये हेल्थ इंश्योरेंस, मैं फिर से पख्तूनख्वा की हुकूमत को मुबारक देता हूं कि इससे इतना फायदा हुआ। अल्लाह का काम किया आपने, गरीबों को आपने एक सहूलत दी। फिर तीसरी चीज, बिलियन ट्री सुनामी, पहाड़ों के अंदर हमने मौका दिया, 10 लाख लोगों को नौकरियां दी, फॉरेस्ट गार्ड्स उनको पैसे दिए, नर्सरी बनाने में पैसे। फिर माइक्रो हाइडल, छोटे छोटे पावर स्टेशंस बनाए, पहाड़ी इलाकों में चश्मों के ऊपर बिजली मिलनी शुरू होगी, 4 रुपए यूनिट पे बिजली, 24 घंटे बिजली। कलाम के लोगों से पूछे कि उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। और फिर पुलिस को गैर जानिबदार करके, प्रोफेशनल करके, एनटीएस के ऊपर भर्तियां करके, किसी किस्म की सियासी मुदाखलत रोक के 70% पख्तूनख्वा में जुर्म कम हुए हैं। 70% दहशतगर्दी कम हुई है, सरमायाकारी हुई, लोगों ने सरमायाकारी की, आके यहां नौकरियां मिली लोगों को। तो ये पहली दफा थी, पहली दफा पावर में आई तहरीक इंसाफ। हमने बड़ा सीखा और इंशाअल्लाह जो आगे हमारा प्लान है वो ये कि हमने एक जबरदस्त मेरिट का सिस्टम लेके आना है। हमने गुर्बत खत्म करने के लिए सारी पॉलिसीज, माशी पॉलिसी, अपने किसानों की, छोटे किसानों की मदद करना, नौकरियां देना, नौजवानों को सस्ते कर्जे देना, और इंशाअल्लाह यही पख्तूनख्वा एक मिसाल बनेगा बाकी पाकिस्तान के लिए। शेद खान और फारूक खान को खुशामदेद कहता हूं तहरीक इंसाफ में। और मैं आप सबको, बुनेर के लोगों, आपने जो आज जिस तरह का शानदार हम मेरा इस्तकबाल किया, मेरी पार्टी का, लोगों का, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आज आपसे वादा करता हूं कि जब तक मेरे में खून है, मैं आपके लिए खड़ा हूंगा, हर कमजोर के लिए खड़ा हूंगा, हर जालिम का मुकाबला करूंगा। ये जो करप्ट माफिया है जिसने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जो अपनी करप्शन बचाने के लिए इस मुल्क को तबाह कर देंगे, लेकिन अपनी पैसे के खातिर, मैं आपको इनका मुकाबला कर रहा हूं और करके दिखाऊंगा, इनका मुकाबला करूंगा इनका। ये सब मिल
इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि यहां इस मुल्क में एहतसाब ना हो। ये अंदर से नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं, इनको डर है कि नवाज शरीफ के बाद इनकी बारी आएगी। इसलिए ये वो लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़े करके एक मुजरिम को, सोचे, एक मुजरिम को पार्टी का सरबराह बना दिया है। शर्म है इनके ऊपर।